आखिर क्यों राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? क्या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति में इस क्षमादान शब्द का क्या अर्थ है। तो इस क्षमादान शब्द को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है क्षमा, जिसका अर्थ होता है माफ, और दूसरा है दान, जिसका अर्थ होता है देना, मतलब माफ कर देना। अब बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो वह होगा अनुच्छेद 72 के तहत। फिर बात करें कि अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। अब चूंकि राष्ट्रपति इस कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं, तो इस वजह से राष्ट्रपति को इस न्याय के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का कोई विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति को न्याय के क्षेत्र में कुछ न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है, और उन्हीं न्यायिक शक्तियों में से एक है क्षमादान करने की शक्ति। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति कैसी शक्ति है, तो यह एक न्यायिक शक्ति है, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। चलिए, अब इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल उठता है कि न्याय देने का कार्य न्यायपालिका का है, तो फिर राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी न्यायिक शक्ति क्यों प्रदान की गई? आखिर क्यों राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसके दो कारण हैं। पहला कि विधि के प्रयोग में होने वाली गलती को सुधारने के लिए। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर न्यायालय के द्वारा किसी विधि या किसी कानून का प्रयोग करने में गलती हो गई हो, तो उस गलती को राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के द्वारा सुधार सकता है। फिर बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा जो कारण है वह यह है कि दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझने पर उसका बचाव प्रदान करने के लिए। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि न्यायालय किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए कोई दंड देता है, तो अगर वह दिया गया दंड राष्ट्रपति को अधिक कठोर लगता है, तो राष्ट्रपति उस दिए गए कठोर दंड को या तो माफ कर सकता है या उसे कम कर सकता है। तो इन्हीं दो कारणों के वजह से राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किन किन मामलों में प्राप्त है। तो आइए वो मामले जानते हैं कि किन किन मामलों में यह शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। पहला है कि सैन्य न्यायालय जिसे सेना का न्यायालय
और इंग्लिश में कोर्ट मार्शल भी कहा जाता है। तो पहला है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाता है तो उस दंड को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, माफ कर सकता है। और सैन्य न्यायालय कहने का मतलब कि सेना से संबंधित किसी अपराध की जांच या सुनवाई करने के लिए जिस न्यायालय का गठन किया जाता है उसे सैन्य न्यायालय या सेना का न्यायालय कहा जाता है। अब बात करते हैं अगला मामला जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो वह है संघीय विधि। संघीय विधि कहने का मतलब केंद्रीय विधि या केंद्रीय कानून, मतलब केंद्र से संबंधित जो भी कानून है, तो उस कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति संघीय कानून या केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन को करने के लिए जो दंड दिया जाएगा तो राष्ट्रपति उसमें क्षमादान कर सकता है। और फिर तीसरा है मृत्यु दंड में, अर्थात अगर दंड का स्वरूप मृत्यु दंड है तो राष्ट्रपति उस मृत्यु दंड को क्षमादान कर सकता है। तो यही 3 मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं आगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में 5 तरह की बातों को शामिल किया गया है। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है क्षमा, जिसे इंग्लिश में पार्डन्स कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? तो क्षमा का मतलब क्या हुआ कि माफ कर देना, पूर्ण रूप से माफ कर देना। तो आइए वही लिखा गया है यहाँ पर कि इसके अंतर्गत होता है कि राष्ट्रपति दंड और बंदीकरण दोनों को माफ कर देता है, मतलब दंड और बंदीकरण हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। पूरी तरह से मुक्त करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी दोषी व्यक्ति को उसके सभी दोष से मुक्त कर दिया जाता है, सभी दंड से मुक्त कर दिया जाता है। उसके अलावा उसके सभी दंडादेश से मुक्त कर दिया जाता है। दंडादेश कहने का मतलब कि उसे दंड देने के लिए जितने भी आदेश सुनाए गए हैं न्यायालय के द्वारा, तो उस सभी तरह के आदेश को माफ कर दिया जाता है। और फिर तीसरा जो है इसके अंतर्गत वह यह है कि सभी तरह के निरर्हता, अर्थात मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को किसी संस्था से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उससे भी उसे पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाता है। तो यही हुआ क्षमा का मतलब। अब बात करते हैं, दूसरा है लघुकरण, जिसे कम्यूट कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। अर्थात लघुकरण का मतलब क्या होता है? कम करना। लेकिन कम करना किसे कम करना? तो दंड के स्वरूप को कम कर दिया जाता है, अर्थात दंड के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जैसे उदाहरण में समझें कि मान लीजिए कि अगर किसी को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई है तो उस मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, और अगर किसी को कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है तो उस कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यही होता है लघुकरण का मतलब। फिर बात करते हैं, तीसरा है परिहार। परिहार जिसे इंग्लिश में रेमिशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है तो उस कठोर कारावास को, मतलब 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब उसमें कम कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यह लघुकरण और परिहार में क्या अंतर है? तो लघुकरण में क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है,
मतलब अगर मृत्यु दंड है तो कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा, कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन परिहार में क्या होता है कि दंड के स्वरूप में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है, बल्कि उसके जगह दंड की अवधि में मतलब कमी कर दी जाती है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो इसका सजा कैसा, इसके सजा का स्वरूप कैसा है, तो कठोर कारावास इसे दिया गया है। तो इसका सजा जो है कम जो किया जाएगा तो वह सिर्फ अवधि अर्थात 2 वर्ष से 1 वर्ष किया जाएगा, लेकिन इसके स्वरूप क्या है, कठोर कारावास, तो यह स्वरूप कठोर कारावास ही रहेगा। तो स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ अवधि में परिवर्तन होगा, मतलब कार्य उसके काल में परिवर्तन हो जाएगा। अब चौथा है विराम। विराम जिसे इंग्लिश में रेस्पाइट कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना। तो यहां वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि किसी विशेष कारण से। तो आइए उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गर्भवती महिला के मृत्यु दंड को साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना। तो अब समझिए यहां पर बात को कि यहां देखिए विशेष कारण क्या है कि उस महिला का गर्भावस्था में होना, मतलब वह महिला प्रेग्नेंट है और अगर उस प्रेग्नेंट महिला को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है तो उसके विशेष परिस्थिति को देखते हुए उसके दंड की मात्रा को, उसके सजा को कम कर दिया जाता है, अर्थात उसे साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। जबकि यहाँ लघुकरण में क्या है कि लघुकरण में देखिए मृत्यु दंड को भी जो है कम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ किसी विशेष कारण से नहीं, किसी भी आम व्यक्ति को भी जो है मतलब उसके दंड में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन विराम के अंतर्गत क्या होता है, किसी विशेष कारण से ही दंड की मात्रा में कमी की जाती है। अब बात करते हैं पांचवा जो है क्षमादान के अंतर्गत, वह है प्रविलंबन। प्रविलंबन जिसे इंग्लिश में रिप्रीव्स कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रविलंबन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उस पर विराम लगा देना, मतलब रोक लगा देना। जैसे इससे समझते हैं कि इसका मतलब हुआ कि किसी दंड, विशेष करके मृत्यु दंड की ही बात की जाती है इसके अंतर्गत। तो मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा देना राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। इसलिए प्रविलंबन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और याचना करने का मतलब क्या हुआ कि याचना करने का मतलब हुआ कि मांगना या प्रार्थना करना। तो अर्थात इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा मांगने या क्षमा के लिए प्रार्थना करने अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की मांग के लिए समय देना होता है। यही होता है इसका उद्देश्य। अब चलिए, यह तो हम लोग जान गए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है तो वह किन किन मामलों में उसे प्राप्त है और उनकी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत किस किस शब्दों को शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन 2 मामलों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अलग है। तो वह 2 मामले कौन कौन से हैं, आइए इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति प्रदान की गई है वह 3 मामलों में प्रदान की गई है, और राज्यपाल को जो क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है तो वह 2 मामले में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से भिन्न है। और वह 2 मामले कौन कौन हैं? तो पहला सैन्य न्यायालय के मामले में और दूसरा जो है वह मृत्यु दंड के मामले में। अर्थात पहला और यह जो तीसरा पॉइंट है, इस मामले में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से अलग है।
तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि किन किन मामलों में जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से भिन्न है। तो यही यहाँ है कि पहला कि सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, और दूसरा मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो इसका मतलब यह जो यहाँ दूसरे पॉइंट में लिखा गया था कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल को क्या है कि यह दूसरे पॉइंट के संदर्भ में तो शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यहां संघीय वर्ड ना होकर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? अब देखिए, राष्ट्रपति क्या है? संघ का हिस्सा है, तो इसलिए राष्ट्रपति को संघीय या केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में शक्ति प्रदान की गई है। और चूंकि राज्यपाल राज्य का हिस्सा है, तो इस वजह से राज्यपाल को राज्य विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसलिए यहाँ जो दूसरे पॉइंट में सिर्फ शब्द को बदल देना है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में संघीय विधि होगा या केंद्रीय विधि होगा, जबकि राज्यपाल के संदर्भ में राज्य विधि होगा। लेकिन पहला और तीसरे पॉइंट के संदर्भ में ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो आइए बात करते हैं कि राज्यपाल जो है जब मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह मृत्यु दंड को तो क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु दंड को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की सजा मिली है तो उस मृत्यु दंड में वह परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। जबकि राष्ट्रपति का आप देखिए, यह पहले और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो पहले पॉइंट के तहत वह क्षमा भी कर सकता है, और दूसरे पॉइंट के तहत यहाँ देखिए उदाहरण में समझाया गया था कि मृत्यु दंड के स्वरूप को वह परिवर्तित भी कर सकता है, बदल भी सकता है। लेकिन राज्यपाल ना तो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है और ना ही मृत्यु दंड के स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि राज्यपाल मृत्यु दंड का निलंबन कर सकता है। अब यह निलंबन कहने का मतलब क्या हुआ कि मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज मृत्यु दंड मिलने का मतलब कि फैसला सुनाया गया है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए उस मृत्यु दंड को राज्यपाल टाल सकता है, उसे स्थगित कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को वह क्षमा नहीं कर सकता है और मृत्यु दंड के स्वरूप में वह परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन मृत्यु दंड का निलंबन राज्यपाल जरूर कर सकता है। उसके साथ साथ मृत्यु दंड को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर किसी भी दंड के स्वरूप में वह परिवर्तन कर सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है दंडा अवधि को जो है कम कर सकता है। अर्थात मृत्यु दंड को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो कोई भी दंड, अगर मान लीजिए कि 2 वर्ष का जो है कठोर कारावास मिला है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास में वह परिवर्तित कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग यह समझे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वह मृत्यु दंड का निलंबन, दंड का स्वरूप परिवर्तित करने एवं दंडावधि को कम करने में उन दोनों की शक्तियां समान हैं। अब चलिए बात करते हैं इन सभी बातों को जानने के बाद कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के मामले में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाए गए हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो सिद्धांत है वह है कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात हो रही है अभी यहाँ पर कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे यह पूछा जाए
कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति क्या वह एक स्वविवेकी शक्ति है, अर्थात वह अपने मन पर या अपने विवेक के आधार पर क्षमादान प्रदान कर सकता है? तो यह बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, इसलिए यह उसकी एक स्वविवेकी शक्ति नहीं है। फिर बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, तो वह यह है कि क्षमादान की याचिका अर्थात क्षमादान की प्रार्थना या मांग एक बार रद्द कर देने के बाद दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचना करता है, प्रार्थना करता है, तो अगर राष्ट्रपति के द्वारा उस क्षमादान याचना को अगर एक बार रद्द कर देता है तो फिर दूसरी बार उससे संबंधित अर्थात क्षमादान से संबंधित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। दूसरी बार वह दोषी व्यक्ति रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है क्षमादान के लिए। फिर बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, तो वह है कि दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। यह क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति से क्षमादान की याचना करता है, ठीक है, तो क्षमादान की याचना जो वह करेगा तो उससे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। वह व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई ही कर दें, नहीं, लिखित सुनवाई किया जाता है, तो उस व्यक्ति को मौखिक सुनवाई का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, तो वह है कि राष्ट्रपति प्रमाणी अर्थात साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। इसका क्या मतलब है? आइए इसे जानते हैं। कि मान लीजिए कि न्यायालय किसी साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है, ठीक है, या जो भी सजा देता है, तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह उस साक्ष्य का मतलब जिस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया, तो उस साक्ष्य का, उस प्रमाण का राष्ट्रपति फिर से अध्ययन कर सकता है और अध्ययन करने के बाद राष्ट्रपति का फैसला न्यायालय के फैसला से अलग हो सकता है। फिर बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, तो वह है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। अपने आदेश कहने का मतलब अपना निर्णय, अर्थात राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के अंतर्गत यह जो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम एवं प्रविलंबन, यह जो 5 तरह का जो आदेश देता है तो या निर्णय देता है, तो इस 5 तरह के आदेश को बताने के लिए वह बाध्य नहीं है कि किस कारण से हम इस तरह का आदेश सुनाए हैं, ठीक है। तो यह अधिकार मतलब आदेश का कारण बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं छठे सिद्धांत की, वह है कि राष्ट्रपति दंड के साथ साथ प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अगर कोई दंड दिया गया है तो उस दंड को राष्ट्रपति माफ तो कर ही सकता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई प्रमाणिक भूल है, प्रमाणिक भूल कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसी गलती जिसके बारे में किसी भी तरह का कोई संदेह ना हो कि उस व्यक्ति ने गलती किया है या नहीं किया है, मतलब ऐसा कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अर्थात वह व्यक्ति 100% गलती किया है, उसे ही कहते हैं प्रमाणिक भूल। तो राष्ट्रपति जो है दंड के साथ साथ प्रमाणिक भूल के लिए भी किसी व्यक्ति को राहत दे सकता है। अब बात करते हैं 7वें सिद्धांत की, तो यह जो है एक वाद से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले से संबंधित है और वह मामला है ई पुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 का मामला। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, अर्थात न्यायिक जांच की जा सकती है। अब आप कहिएगा
कि सर अभी तो आपने कुछ देर पहले पढ़ाया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, तो फिर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा कैसे की जा सकती है? तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है, कंडीशन लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण या फिर भेदभावपूर्ण हो। अगर कहने का मतलब यह हुआ कि अगर राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग इन 4 कारणों से करता है, तब जाकर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती है। तो आइए इन 4 कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहला है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति का प्रयोग अपने मन से नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है पहले पॉइंट में कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, तो इसलिए वह अपने स्वेच्छा से इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जो है क्षमादान शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकार से अर्थात केंद्रीय सरकार से स्वतंत्र नहीं है, जबकि वह न्यायपालिका से स्वतंत्र है अपनी इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए, लेकिन सरकार से वह स्वतंत्र नहीं है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को फंसाया जा सकता है इस तरह का शब्द रखकर कि राष्ट्रपति न्यायपालिका से तो स्वतंत्र है अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करने के लिए, लेकिन सरकार से स्वतंत्र नहीं है। और सरकार से क्यों स्वतंत्र नहीं है? तो इसका रीजन है पहला पॉइंट जो है वह इसका रीजन है। दूसरा, विवेक रहित, अर्थात राष्ट्रपति ने अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मूर्खतापूर्वक ना किया हो। तीसरा है दुर्भावनापूर्ण, अर्थात द्वेषपूर्ण। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग कहीं ईर्ष्या की भावना से तो नहीं किया है, द्वेष की भावना से तो नहीं किया है, यह हुआ। और फिर भेदभावपूर्ण, भेदभाव कहने का मतलब इसके अंतर्गत 3 तरह का भेदभाव आ सकता है। एक राजनीतिक भेदभाव, दूसरा जातिगत भेदभाव और तीसरा धार्मिक भेदभाव। अर्थात राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक या जातिगत या फिर धार्मिक भेदभाव के आधार पर तो नहीं किया है। तो इन्हीं 4 कारणों के वजह से राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वरना नहीं की जाएगी। अब 8वां एवं जो लास्ट सिद्धांत है वह है सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति को अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी तरह की दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। तो यही है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। थैंक यू।